अनाथ बच्चे को सड़क से उठाकर पाला। सालों बाद उसने जो किया किसी ने नहीं सोचा था। ये बात उस समय की है जब बनारस की सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि गंगा के पवित्र जल पर बिखरती सुनहरी आभा से जगमगाती थी। हर सुबह मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, आरती के मंत्रों और बहती हवा के साथ एक ऐसा वातावरण बना देती थी जिसे महसूस करके किसी का भी मन शांत हो जाता। उसी बनारस में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र 22 साल थी। साधारण कद काठी, सादे कपड़े, शांत स्वभाव और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसके पास न कोई बड़ी दौलत थी, न ऊंचे सपने, लेकिन उसके पास शब्दों का खजाना था। वो हर सुबह गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता। कभी कविता, कभी शायरी और कभी अपने मन की भावनाएं। शब्द ही उसकी दुनिया थे और वही उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। एक सुबह जब वो हमेशा की तरह घाट पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। वो अपनी सहेलियों के साथ घाट की सीढ़ियों पर उतर रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी उदास दिल को खुशी से भर दे। उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था। वो कभी अपनी सहेलियों से बातें करती, कभी गंगा के पानी को अपनी उंगलियों से छूती और कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। मोहन उसे देखता रह गया। उसकी कलम रुक गई, डायरी का पन्ना खाली रह गया, लेकिन उसके दिल में एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। तभी अचानक वो लड़की पलटी और उसकी नजर सीधे मोहन की आंखों से जा मिली। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। न कोई शब्द था, न कोई परिचय, लेकिन दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। उस दिन के बाद मोहन की दुनिया बदल गई। अब उसकी सुबह सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती थी, बल्कि उस लड़की को देखने के लिए भी होती थी। वो पहले से भी जल्दी घाट पहुंच जाता और उसी सीढ़ी पर बैठ जाता जहां से उसे लड़की दिखाई देती थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उस लड़की का नाम गीता है। गीता शहर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार की बेटी थी। उसका जीवन और मोहन का जीवन दो अलग अलग दुनिया थे, लेकिन दिलों को दुनियाओं की दूरी कहाँ दिखाई देती है। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलने लगी, फिर मुस्कानें मिलने लगी और फिर एक ऐसा मौन रिश्ता बन गया जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब गीता घाट पर आती तो उसकी पायल की हल्की सी आवाज भी मोहन के दिल की धड़कनें तेज कर देती, और जब मोहन उसे देखकर मुस्कुराता तो गीता की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन सावन की तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा घाट लगभग खाली हो चुका था। मोहन एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि गीता दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही है। कुछ ही क्षणों में वह भी उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। चारों तरफ सिर्फ बारिश का शोर था और उनके दिलों की धड़कनें। पहली बार मोहन ने हिम्मत जुटाई। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गीता। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मोहन हूं। यह सिर्फ दो नामों का परिचय नहीं था, ये दो दिलों के मिलन की शुरुआत थी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें नियमित होने लगी। मोहन बैंक की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और गीता संगीत सीख रही थी। जब भी वे मिलते, मोहन अपनी नई कविता सुनाता और गीता उसे अपनी मधुर आवाज में गुनगुनाकर जीवंत कर देती। धीरे धीरे उनका प्यार गहराता गया। वे घंटों घाट किनारे बैठकर भविष्य के सपने देखते। मोहन कहता, जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। गीता मुस्कुराकर कहती, मुझे महलों की जरूरत नहीं है मोहन, बस एक छोटा सा घर हो जहां शाम को तुम लौटो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। दोनों के सपने बहुत छोटे थे, लेकिन उनमें सच्चा प्रेम था।
उन्हें विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा प्रेमियों की राह आसान नहीं बनाती। कुछ समय बाद गीता के पिता को उनके प्रेम संबंध की खबर मिल गई। वो शहर के प्रभावशाली और बेहद सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक साधारण और गरीब युवक से प्रेम करती है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गीता के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी, उसकी सहेलियों से मिलना बंद करवा दिया और उसके लिए एक अमीर परिवार में रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। गीता ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने रो रो कर कहा कि वो मोहन के बिना नहीं जी सकती, लेकिन उसके पिता के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उधर जब मोहन को ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। कई रातें उसने जागकर बिताई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सारे दुख और दर्द को मेहनत में बदल दिया। वो दिन रात पढ़ाई करने लगा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और बैंक की परीक्षा में उसका चयन हो गया। उसे शहर के सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही उसे सबसे पहले गीता का चेहरा याद आया। उसे लगा अब वो अपने वादे को पूरा कर सकता है। कुछ दिनों बाद अपनी पहली तनख्वाह और नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर वो गीता के घर पहुंचा। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने गीता के पिता के चरण छुए और विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैं आज भले ही छोटा कर्मचारी हूं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से एक दिन बहुत आगे बढ़ूंगा। मैं गीता को कभी दुख नहीं दूंगा। कृपया हमारी शादी की अनुमति दे दीजिए। गीता के पिता ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही नियुक्ति पत्र उसके हाथ से छीन लिया। उन्होंने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कागज जमीन पर फेंक दिया। फिर अपमानजनक शब्दों से उसका मजाक उड़ाया। मोहन ने सब कुछ चुपचाप सह लिया, लेकिन जब नौकरों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, तब उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। ऊपर कमरे की खिड़की से गीता ये सब देख रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उस रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसे समझ आ गया कि अगर वो आज अपने प्यार के लिए नहीं लड़ी तो जिंदगी भर पछताएगी। आधी रात के बाद जब पूरा घर गहरी नींद में सो गया, तब गीता चुपचाप अपने कमरे से निकली। उसने पीछे मुड़कर अपने घर को आखिरी बार देखा और फिर दीवार पार करके बाहर आ गई। उसके कदम सीधे मोहन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उधर मोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने वही नियुक्ति पत्र पड़ा था, जिसे उसने बड़े सपनों के साथ गीता के पिता को दिखाया था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने भीगी हुई, घबराई हुई और आंसुओं से भरी आंखों वाली गीता खड़ी थी। अगले ही पल वो दौड़कर मोहन से लिपट गई और कांपती आवाज में बोली, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं किसी और की नहीं हो सकती। मोहन ने उसके आंसू पोंछे और पहली बार पूरे विश्वास के साथ कहा, अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी रात दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। आगे उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां प्रेम की परीक्षा सिर्फ समाज से नहीं, बल्कि किस्मत से भी होने वाली थी। गीता के शब्द सुनकर मोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो समझ चुका था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उस रात दोनों ने फैसला कर लिया कि वे अपने प्यार को किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं रहने देंगे। रात के सन्नाटे में दोनों बनारस के एक पुराने और प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मंदिर में सिर्फ एक वृद्ध पुजारी मौजूद थे। जब मोहन और गीता ने उनके सामने अपनी बात रखी, तो पुजारी ने उनकी आंखों में सच्चा प्रेम देख लिया। कुछ ही देर बाद मंत्रों की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। बिना किसी शोर शराबे, बिना बारात और बिना किसी दिखावे के दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लिया। मोहन ने मंदिर में रखे सिंदूर से गीता की मांग भर दी
और दोनों ने जन जन्मांतर तक साथ निभाने की शपथ ली। सुबह होते होते ये खबर पूरे शहर में फैल गई। गीता के पिता का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि आज से गीता उनके लिए मर चुकी है। दूसरी ओर मोहन के परिवार ने भी डर और सामाजिक दबाव के कारण इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। एक ही दिन में दोनों अपने अपने परिवारों से दूर हो गए। अब उनके पास न कोई सहारा था और न ही कोई अपना, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था और वही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। मोहन ने अपनी छोटी सी नौकरी के सहारे शहर के बाहरी इलाके में एक कच्चा मकान किराए पर लिया। मकान बहुत साधारण था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थी। लेकिन गीता ने उस छोटे से घर को अपने प्यार और मेहनत से स्वर्ग जैसा बना दिया। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, मोहन के लिए खाना बनाती और पूरे घर को सजा संवार कर रखती। शाम को जब मोहन बैंक से लौटता तो गीता दरवाजे पर उसका इंतजार करती मिलती। उसके चेहरे की मुस्कान मोहन की सारी थकान दूर कर देती। दोनों अक्सर रात को घर के आंगन में बैठकर तारों भरे आसमान को देखते और भविष्य के सपने बुनते। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। मोहन अपनी नौकरी में मेहनत करता रहा और उसकी लगन का परिणाम उसे मिलने लगा। बैंक में उसका प्रमोशन हो गया और उसकी आय पहले से बेहतर हो गई। कुछ वर्षों बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा पक्का घर खरीद लिया। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें खुशियां बहुत थी। गीता ने घर के सामने छोटे से बगीचे में गुलाब और चमेली के पौधे लगाए। जब फूल खिलते तो पूरा आंगन महक उठता। मोहन अब भी कविताएं लिखता था। वो जब भी कोई नई कविता लिखता, सबसे पहले गीता को सुनाता। गीता उन कविताओं को बहुत संभाल कर एक डायरी में रखती जाती। उनके प्रेम की चर्चा अब मोहल्ले में भी होने लगी थी। जो लोग कभी उनके विवाह का विरोध करते थे, वे अब उनकी मिसाल देने लगे थे। देखते ही देखते शादी के 4 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उनके जीवन में ऐसी खुशी आई जिसने उनके घर को हंसी से भर दिया। गीता ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मोहन ने दोनों बच्चों के नाम आकाश और मोहित रखे। दोनों बेटों के जन्म के बाद मोहन की जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो दिन में बैंक की नौकरी करता और शाम को अतिरिक्त काम भी करता, ताकि बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। गीता अपना पूरा समय बच्चों की देखभाल में लगाती। वो रातों को जागकर बच्चों को संभालती और दिन में घर का काम भी करती। कई बार थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता, लेकिन बच्चों की मुस्कान देखते ही उसकी सारी थकान गायब हो जाती। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। आकाश थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, जबकि मोहित अपेक्षाकृत शांत था। मोहन और गीता ने अपने सुखों की परवाह किए बिना दोनों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। वे खुद पुराने कपड़े पहन लेते, लेकिन बच्चों की जरूरतों में कभी कमी नहीं आने देते। मोहन का एक ही सपना था कि उसके बेटे उससे बेहतर जिंदगी जिए। वर्षों की मेहनत के बाद एक शाम मोहन बैंक से घर लौट रहा था। मौसम खराब था और बारिश लगातार हो रही थी। रास्ते में एक सुनसान सड़क के किनारे उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा फटे हुए कपड़ों में भीग रहा था और एक टूटे हुए लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी में किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मोहन उसके पास गया और उससे बात की। बच्चे ने बताया कि उसका नाम राजीव है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर मोहन का दिल भर आया। वो उस बच्चे को अपने साथ घर ले आया। जब गीता ने राजीव को देखा तो उसके भीतर की ममता जाग उठी। उसने तुरंत उसे खाना खिलाया और सूखे कपड़े पहनाए। लेकिन आकाश और मोहित को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि कोई अजनबी लड़का उनके घर में आ गया है। फिर भी मोहन और गीता ने राजीव को अपने बेटे की तरह अपनाने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे राजीव उस परिवार का हिस्सा बन गया। वो बहुत संस्कारी और मेहनती था, पढ़ाई में तेज था और घर के कामों में भी हाथ बटाता था।
वो मोहन और गीता का इतना सम्मान करता कि हर सुबह उनके चरण छूकर ही दिन की शुरुआत करता। मोहन ने उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनका सगा बेटा नहीं है। उसने राजीव को भी उसी स्कूल में पढ़ाया जहां उसके अपने बेटे पढ़ते थे। साल दर साल गुजरते गए। तीनों बच्चे जवान हो गए। आकाश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, मोहित ने मैनेजमेंट किया और राजीव ने कंप्यूटर साइंस में शानदार सफलता हासिल की। मोहन ने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। उसने बैंक से कर्ज भी लिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि बच्चों का भविष्य ही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन राजीव की मेहनत रंग लाई। उसे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई। ये पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण था। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद विदेश जाने के शुरुआती खर्च के लिए काफी पैसे चाहिए थे। मोहन के पास पहले से ही बहुत कर्ज था। जब आकाश और मोहित को पता चला कि मोहन राजीव की मदद करने के लिए घर गिरवी रखने की सोच रहा है, तो दोनों भड़क उठे। उन्होंने विरोध किया और कहा कि एक अनाथ लड़के के लिए अपने घर को जोखिम में डालना गलत है। लेकिन मोहन अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने सपनों का घर गिरवी रख दिया और राजीव के हाथ में अमेरिका का टिकट थमा दिया। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मोहन और गीता के चरणों में सिर रखकर वादा किया कि वो उनकी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा और एक दिन उनका सिर गर्व से ऊंचा करेगा। कुछ दिनों बाद राजीव अमेरिका के लिए रवाना हो गया। मोहन और गीता उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। उन्हें विश्वास था कि ये लड़का एक दिन उनकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर जरूर लौटेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उनकी अपनी औलादें उनसे दूर होती जाएंगी, जबकि यही अपनाया हुआ बेटा उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। राजीव के अमेरिका जाने के बाद मोहन और गीता की जिंदगी फिर अपनी पुरानी रफ्तार से चलने लगी, लेकिन अब उनके दिल में एक अलग तरह की उम्मीद थी। वे अक्सर शाम को अपने घर के आंगन में बैठकर राजीव की बातें किया करते थे। राजीव नियमित रूप से फोन करता, अपनी पढ़ाई की जानकारी देता और हर बार यही कहता कि वो जो कुछ भी बन रहा है वो सिर्फ अपने बाबूजी और मां की वजह से। दूसरी ओर आकाश और मोहित भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरियों में लग चुके थे। शुरुआत में मोहन और गीता को लगा कि अब उनके संघर्षों का दौर खत्म होने वाला है और वे अपने बच्चों को सफल होते देख सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। नौकरी लगने के कुछ समय बाद आकाश की मुलाकात रीमा नाम की एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी लड़की से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही आकाश ने घर आकर अपनी शादी की इच्छा जाहिर कर दी। मोहन और गीता ने बेटे की खुशी को अपनी खुशी मानते हुए तुरंत हामी भर दी। उन्होंने अपनी बची हुई जमा पूंजी खर्च कर दी, रिश्तेदारों से मदद ली और बड़ी धूमधाम से आकाश और रीमा का विवाह कराया। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे रीमा का असली स्वभाव सामने आने लगा। उसे साधारण जीवन पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मोहन और गीता पुराने विचारों वाले लोग हैं जो उसके आधुनिक जीवन में बाधा बन रहे हैं। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर ताने देती और आकाश को अपने माता पिता के खिलाफ भड़काती रहती। कुछ समय बाद मोहित ने भी अपनी पसंद की लड़की तन्वी से शादी कर ली। तन्वी बाहर से मीठी बातें करती थी, लेकिन भीतर से बेहद स्वार्थी और चालाक थी। उसके घर में आते ही माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। अब घर में प्रेम और सम्मान की जगह तनाव और शिकायतों ने ले ली थी। रीमा और तन्वी अक्सर आपस में लड़ती और फिर उसका दोष मोहन और गीता पर मढ़ देती। आकाश और मोहित धीरे धीरे अपनी पत्नियों के प्रभाव में आते गए। वे अब अपने माता पिता के त्याग और संघर्ष को भूलने लगे थे, जिन बच्चों के लिए मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। वही बच्चे अब उन्हें बोझ समझने लगे थे। उधर अमेरिका में राजीव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी।
अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर उसे एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में ऊंचा पद मिल गया। उसकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। वही उसकी मुलाकात अंजलि से हुई, जो एक समृद्ध परिवार की शिक्षित और संस्कारी लड़की थी। अंजलि राजीव के विचारों और उसके विनम्र स्वभाव से प्रभावित हुई। जब राजीव ने उसे मोहन और गीता की कहानी सुनाई तो अंजलि की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा कि ऐसे माता पिता भगवान के समान होते हैं। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया। राजीव हमेशा चाहता था कि वो मोहन और गीता को आर्थिक मदद भेजे, लेकिन हर बार मोहन उसे रोक देता। वो फोन पर हंसते हुए कहता, बेटा, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, तुम बस अपना भविष्य बनाओ। जबकि सच ये था कि मोहन की उम्र बढ़ रही थी, स्वास्थ्य कमजोर पड़ रहा था और कर्ज का बोझ अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी परेशानियां राजीव से छिपाता रहा ताकि उसका मन विचलित न हो। समय आगे बढ़ता गया। मोहन की नौकरी से रिटायरमेंट का समय नजदीक आने लगा। इसी बीच रीमा और तन्वी ने एक नई योजना बनाई। दोनों चाहती थी कि अब वो पुराना घर बेच दिया जाए ताकि उनके पति पैसे लेकर अपनी अपनी जिंदगी अलग शुरू कर सकें। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके बूढ़े माता पिता का क्या होगा। एक शाम पूरे परिवार को लिविंग रूम में बुलाया गया। मोहन और गीता को लगा कि शायद कोई सामान्य पारिवारिक चर्चा होगी, लेकिन जो बात उन्होंने सुनी उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश ने बेहद ठंडे स्वर में कहा कि घर बेचने का फैसला हो चुका है। मोहन ने हैरानी से पूछा कि फिर वे दोनों कहाँ रहेंगे। इस पर मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। फैसला यह था कि मां और पिता को अलग अलग रखा जाएगा। 6 महीने गीता मोहित के साथ बंगलौर में रहेंगी और 6 महीने मोहन आकाश के साथ मुंबई में। फिर दोनों की अदला बदली कर दी जाएगी। ये सुनते ही गीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर अपने बेटों से कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी साथ बिताई है, अब इस उम्र में उन्हें अलग मत करो। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। रीमा और तन्वी ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनके घरों में दोनों के लिए जगह नहीं है। मोहन ने अपने भीतर उमड़ते दर्द को दबा लिया। उसने गीता का हाथ थामा और शांत स्वर में कहा कि अगर बच्चों को यही ठीक लगता है तो वे ये भी सह लेंगे। अगले ही सप्ताह उनका घर बेच दिया गया। वो घर जिसमें उनकी जवानी बसी थी, जिसमें उनके बच्चों की किलकारियां गूंजी थी, जिसमें उनकी हर याद बसती थी, अब किसी और का होने जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर वह पल आया जिसे याद करके भी किसी का दिल टूट सकता था। 40 साल साथ रहने वाले 2 लोग पहली बार अलग किए जा रहे थे। गीता रोते हुए मोहन से लिपट गई। मोहन की आंखें भी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। ट्रेन चलने लगी। एक ओर मोहन मुंबई के लिए रवाना हो गया और दूसरी ओर गीता बंगलौर के लिए। दोनों के दिल जैसे उसी प्लेटफॉर्म पर छूट गए थे। मुंबई पहुंचने के बाद मोहन को जल्दी ही समझ आ गया कि उसके लिए वहां कोई सम्मान नहीं है। उसे फ्लैट के एक छोटे और अंधेरे कमरे में रहने को दिया गया। रीमा हर समय उसे ताने देती, कभी खाना देर से देती, कभी उसे घर के मामलों से दूर रखती। बच्चों को भी उसके पास आने से रोका जाता। दूसरी ओर बंगलौर में गीता की हालत और भी खराब थी। तन्वी उसे घर के सारे काम करवाती और बदले में अपमान देती। सुबह से रात तक मेहनत करने के बावजूद उसे सम्मान का एक शब्द भी नहीं मिलता था। दोनों पति पत्नी रोज रात को फोन पर बात करते। वे एक दूसरे को अपनी असली तकलीफ नहीं बताते, लेकिन दोनों समझ जाते कि दूसरा कितना दुखी है। धीरे धीरे ये दर्द मोहन के भीतर जमा होने लगा। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। उसने बनारस की पहली मुलाकात से लेकर आज तक की पूरी कहानी शब्दों में उतारनी शुरू की। वो अपना दर्द, अपना प्रेम, अपने संघर्ष और अपने टूटे हुए सपनों को कागज पर उतारता गया। उसे नहीं पता था कि यही डायरी एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगी। इसी दौरान मोहन अक्सर घर से बाहर निकल जाता,
क्योंकि उसे उस घर का घुटन भरा माहौल सहन नहीं होता था। एक दिन चलते चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो सड़क किनारे गिरने ही वाला था कि तभी विक्रम नाम के एक सज्जन ने उसे संभाल लिया। विक्रम एक बुक कैफे का मालिक था और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी भी। उसने मोहन को अपने कैफे में बैठाया, पानी पिलाया और उससे बातचीत की। कुछ मुलाकातों के बाद मोहन ने अपनी पूरी कहानी विक्रम को सुना दी। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसने मोहन का हाथ पकड़कर कहा कि अब वो अकेला नहीं है। उसने अपने कैफे का एक शांत कोना हमेशा के लिए मोहन के नाम कर दिया। अब मोहन रोज वहां बैठकर लिखने लगा। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था जो किसी भी इंसान का दिल पिघला सकता था। विक्रम जब भी उन पन्नों को पढ़ता, उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसने मोहन से कहा कि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों माता पिताओं की कहानी है। यही बात मोहन के दिल में उतर गई और उसने अपनी किताब का नाम रखा, बंधन, प्यार की नई इबारत। धीरे धीरे किताब पूरी होने लगी। उधर 6 महीने पूरे होने वाले थे और बच्चों ने फिर से अदला-बदली की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार मोहन और गीता के दिल में एक अलग ही फैसला जन्म ले चुका था। वे अब और अपमान सहने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उसी समय समंदर पार बैठा राजीव भी कुछ ऐसा जान चुका है जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 6 महीने पूरे हो चुके थे। एक बार फिर वही दिन आ गया था जब मोहन और गीता को एक दूसरे से अलग करके दूसरी जगह भेजा जाना था। मुंबई का रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन उस भीड़ के बीच 2 बूढ़े दिल ऐसे खड़े थे जिनकी दुनिया बिखर चुकी थी। मोहन बंगलौर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और गीता अभी अभी दूसरी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी। 6 महीने बाद जब दोनों की नजरें मिली तो उनकी आंखों में एक साथ खुशी और दर्द दोनों उमड़ पड़े। वे एक दूसरे के सामने खड़े रहे जैसे समय ठहर गया हो। मोहन पहले से काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। गीता की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे और उनके चेहरे पर लगातार सहते आए अपमान की थकान साफ दिखाई दे रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कुछ क्षण तक बिना कुछ बोले रोते रहे। उनकी आंखों के आंसू ही उनकी पूरी कहानी कह रहे थे। लेकिन उनके बेटों के पास उस दर्द को समझने का समय नहीं था। आकाश ने घड़ी देखते हुए कहा कि जल्दी कीजिए, ट्रेन आने वाली है। मोहित भी बार बार जल्दबाजी कर रहा था, जैसे वे अपने माता पिता नहीं बल्कि किसी सामान की अदला-बदली कर रहे हों। उसी समय मोहन ने अपनी जेब में रखी डायरी को मजबूती से पकड़ा। ये वही डायरी थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का दर्द और प्रेम उतार दिया था। मोहन और गीता ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक फैसला कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे किसी भी बेटे के घर नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। अब वे अपमान की जिंदगी नहीं जिएंगे। दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर बढ़ने लगे। तभी पीछे से आकाश की आवाज आई कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसी क्षण स्टेशन के बाहर एक बड़ी और शानदार गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व बाहर निकला। उसके साथ एक सुंदर और सुसंस्कृत महिला भी थी। अगले ही पल मोहन और गीता की आंखें हैरानी से फैल गई। वो राजीव था। वर्षों बाद उनका बेटा उनके सामने खड़ा था। राजीव की नजर जैसे ही अपने बाबूजी और मां पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। अंजलि ने भी आगे बढ़कर दोनों के पैर छुए। मोहन और गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का इंतजार उस एक पल में खत्म हो गया था। राजीव ने दोनों को गले लगाकर कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बताया कि विक्रम ने उसे फोन करके सारी सच्चाई बता दी थी। उसने अपने माता पिता की हालत के बारे में सब जान लिया था और उसी दिन भारत लौटने का फैसला कर लिया था।
आकाश और मोहित ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वे पराया कहते थे वही एक दिन इस तरह लौटेगा। राजीव ने उनकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर वर्षों का दबा हुआ आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि जिसने माता पिता को सम्मान नहीं दिया उसे बेटा कहलाने का अधिकार नहीं है। फिर उसने पूरे सम्मान के साथ मोहन और गीता को गाड़ी में बैठाया और उन्हें वहां से लेकर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। राजीव उन्हें सीधे बनारस लेकर गया। वहां पहुंचकर जब गाड़ी एक पुराने घर के सामने रुकी तो मोहन और गीता हैरान रह गए। वो वही घर था जिसे कभी उन्होंने अपने सपनों से बनाया था और जिसे परिस्थितियों के कारण खो दिया था। राजीव ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने उस घर को वापस खरीद लिया है। सिर्फ खरीदा ही नहीं बल्कि उसे पहले जैसा ही सजाया भी है। जब मोहन और गीता ने घर के भीतर कदम रखा तो उनकी आंखें भर आई। आंगन में वही तुलसी का पौधा था, वही बगीचा था, वही दीवारें थी जिन पर उनकी यादें बसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे लौट आया हो। उस दिन वर्षों बाद दोनों ने सुकून की नींद सोई। अगले दिन राजीव ने मोहन की डायरी उठाई और उसे एक बड़े प्रकाशक के पास लेकर गया। प्रकाशक ने जब उन पन्नों को पढ़ा तो वो भावुक हो गया। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि त्याग, संघर्ष, रिश्तों और माता पिता के दर्द की ऐसी दास्तान है जिसे पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। उसने तुरंत किताब प्रकाशित करने का फैसला कर लिया। कुछ ही सप्ताह बाद बंधन, प्यार की नई इबारत बाजार में आ गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये किताब इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगी। लोग इसे पढ़कर रोने लगे। अखबारों में इसकी चर्चा होने लगी। टीवी चैनलों पर इसके बारे में विशेष कार्यक्रम आने लगे। कुछ ही समय में ये किताब देश की सबसे चर्चित पुस्तकों में शामिल हो गई। मोहन अचानक एक सम्मानित लेखक के रूप में पहचाने जाने लगे। उनके शब्दों ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था। किताब की सफलता के बाद एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहर के बड़े बड़े लोग, साहित्यकार, पत्रकार और मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में मोहन को बैठाया गया। उनके साथ गीता, राजीव और अंजलि भी थे। उसी समारोह की खबर आकाश और मोहित तक भी पहुंच गई। जब उन्हें पता चला कि किताब ने भारी सफलता हासिल की है और अब मोहन को सम्मान, प्रसिद्धि और बड़ी रॉयल्टी मिलने वाली है, तो वे अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंच गए। उनके मन में पश्चाताप कम और लालच ज्यादा था। कार्यक्रम शुरू हुआ। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब मोहन मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये किताब उनके जीवन का दर्द है, उनकी पत्नी का प्रेम है और उनके संघर्षों की कहानी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजीव और अंजलि उनके जीवन में नहीं होते तो शायद वे आज यहां खड़े भी नहीं होते। तभी आकाश और मोहित मंच पर चढ़ गए। दोनों ने रोने का नाटक करते हुए मोहन के पैर छुए और उनसे माफी मांगने लगे। रीमा और तन्वी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने किए पर शर्मिंदा हों। लेकिन तभी राजीव मंच पर आया और उसने एक बड़ा स्क्रीन चालू करवाया। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे आकाश और मोहित अपने माता पिता को बोझ कह रहे थे, कैसे वे उन्हें अलग करने की योजना बना रहे थे, कैसे उन्होंने उनका अपमान किया था। वीडियो देखते ही पूरा सभागार सन्न रह गया। कुछ ही क्षणों में लोगों के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। मीडिया के कैमरे लगातार सब रिकॉर्ड कर रहे थे। आकाश, मोहित, रीमा और तन्वी के चेहरे शर्म से झुक गए। अब उनके पास कोई सफाई नहीं थी। पूरा सच सबके सामने आ चुका था। कुछ देर बाद मोहन ने माइक अपने हाथ में लिया। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि एक पिता होने के नाते वे उन्हें माफ करते हैं, लेकिन अब उनके साथ वापस नहीं जा सकते। उन्होंने कहा
कि जिस दिन उन्होंने अपने माता पिता को बांट दिया था, उसी दिन उन्होंने अपने रिश्ते की नींव भी तोड़ दी थी। फिर उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि उनकी किताब की सारी आय, अधिकार और उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी सिर्फ राजीव होगा, क्योंकि उसने बेटे होने का फर्ज निभाया है। यह सुनकर सभागार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। आकाश और मोहित के पास अब कुछ भी कहने को नहीं बचा था। वे अपनी पत्नियों के साथ सिर झुकाकर वहां से चले गए। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि रिश्ते सिर्फ जन्म देने से नहीं बनते, उन्हें निभाना भी पड़ता है। समारोह समाप्त होने के बाद मंच पर एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। मोहन ने गीता का हाथ थाम लिया। राजीव और अंजलि उनके पास खड़े थे। चारों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के थे। वर्षों का दर्द आखिरकार खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद बनारस की वही सुबह फिर से लौट आई, जहां से ये प्रेम कहानी शुरू हुई थी। गंगा के घाटों पर सूरज की पहली किरणें बिखर रही थी। मंदिरों की घंटियां बज रही थी। मोहन और गीता अपने पुराने घर के आंगन में बैठे थे। राजीव और अंजलि उनके साथ थे। अब उनके जीवन में न कोई अकेलापन था, न कोई अपमान। उनके पास प्रेम था, सम्मान था और एक ऐसा बेटा था जिसने साबित कर दिया था कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मोहन ने गीता की तरफ देखा और मुस्कुराए। गीता ने भी वही मुस्कान लौटाई जो वर्षों पहले बनारस के घाट पर पहली बार उनके चेहरे पर आई थी। उनकी प्रेम कहानी ने बहुत तूफान देखे थे, लेकिन आखिरकार उसे अपना किनारा मिल गया था। और इसी तरह मोहन, गीता, राजीव और अंजलि का परिवार प्रेम, सम्मान और अपनत्व की छाव में हमेशा के लिए एक हो गया। जबकि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रही कि माता पिता का सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है और सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहे। स्टोरी कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।